हेलो दोस्तों, मैं सारिम अशरफ एनएससी टेट क्लासेस पर आपका खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज मैं फिर आपके सामने 17 जनवरी 2022 में हुए सीटेट के सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों को लेकर हाजिर हुआ हूं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। चलिए इस सेशन का प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बालकों के व्यक्तिगत विकास। ये सीटेट का क्वेश्चन है। मैंने सीटेट का क्वेश्चन उठा के दिया है। यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन रहता है। आपके जो सीडीपी हैं, गणित है और ईवीएस है, इसके जो प्रश्न होते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बालकों, क्वेश्चन नंबर 1 है, बालकों के व्यक्तिगत विकास। व्यक्तिगत विकास का मतलब हुआ इंडिविजुअल डेवलपमेंट, खुद के उसके डेवलपमेंट। खाली बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए विकासात्मक प्रतिमानों को उद्धृत करके सटीकता से व पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। यानी बालकों के जो व्यक्तिगत विकास हैं के लिए आप अगर व्यक्तिगत प्रतिमानों को देखें, है ना, और उस देखने की बुनियाद पे, उसका अंदाज़ा करने की बुनियाद पे आप क्या कर सकते हैं कि बालक के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं, पेशीन गोई कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ऐसा है क्या? अगला है, के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है। यानी फिर वहीं से जोड़िएगा, बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है। यानी पेशीन गोई बिल्कुल ही नहीं की जा सकती है कि उसके व्यक्तिगत विकास को हम देख के पेशीन गोई कर जाए, ऐसा है। तीसरा है, के लिए, यानी वही बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। या ऐसा हो सकता है कि कुछ हद तक हम उसके बारे में पूर्वानुमान लगा सकें, प्रेडिक्शन कर सकते हैं, क्योंकि तमाम बच्चे जो हैं उसकी जो विभिन्नताएं होती है वो अलग अलग होती हैं, उसके अंदर जो एबिलिटी होती है, क्षमताएं होती है वो अलग अलग होती है। चौथा है कि अव्यवस्थित व असतत होता है। वही चीज़ हो गई, बालकों के व्यक्तिगत विकास जो हैं वो अव्यवस्थित होते हैं, व्यवस्थित नहीं होते हैं और असतत होते हैं। क्या होगा? तो आप जानते हैं कि कुछ चीज़ों को हम जो है उसका निरीक्षण करके हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। तो पहला तो नहीं होगा। दूसरा कह रहा कि बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, तो 1 2 नहीं होगा। चौथा ये कह रहा है कि जो विकास होता है वो अव्यवस्थित होता है, असतत होता है, यानी हमेशा नहीं चलता है। अव्यवस्थित का मतलब हुआ कि वो क्या होता है, एडजस्ट या क्या होता है, वो सही नहीं होता है, यानी उसमें नज़्म ज़ब्त नहीं होता है ना। और असतत का मतलब निरंतर नहीं होता है, उसके अंदर तसलसल नहीं होता, कंटिन्यूस नहीं होता है। तो क्या होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। जो ये चौथा वाला ऑप्शन है कि तीसरा वाला के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, ये सही होगा। ऐसा नहीं है कि ये क्या होता है बिल्कुल भी अलग होता है, ऐसा नहीं है ना। हम क्या कर सकते हैं, उसको कुछ उसके बारे में बता सकते हैं ना। अगला देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताना है आपको। विकास क्रमबद्ध नहीं होता है, यानी क्रम में नहीं चलता है, स्टेप बाय स्टेप नहीं चलता है। विकास अव्यवस्थित होता है, यानी व्यवस्थित नहीं होता। अभी पीछे आई थी बात। विकास एक सतत प्रक्रिया है, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होता। यानी विकासात्मक प्रतिमान का मतलब हुआ कि डेवलपमेंटल मॉडल जो है ना, तरक्की के जो मॉडल हैं, नमूने हैं, जैसे व्यवहारवादी जो प्रतिमान है, संरचनावादी प्रतिमान है ना। तो इस तरह के जो प्रतिमान है, मॉडल्स हैं, ये जो है सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होते। ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा कि विकास जो है क्या है, वो विकास एक सतत प्रक्रिया, हमेशा चलने वाली क्या है, प्रक्रिया। अगला हो जाएगा 3 नंबर। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या करा, बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान, रहने के कौशल, मूल्य, रीतियाँ किससे सीखते हैं? जो बच्चे हैं अपने समाज के बारे में जो ज्ञान है, रहने के जो कौशल हैं, कैसे रहा जाएगा, उसकी महारत है, रीतियाँ हैं, रीति रिवाज है, कैसे सीखते हैं?
किससे सीखते हैं? आस पड़ोस, धर्म, स्कूल, समकक्षीय समूह यानी संगसाथी से। ऑप्शन दे रहा है कि 1 3 यानी आस पड़ोस और स्कूल, 2 में दे रहा 1 4 आस पड़ोस और समकक्षीय समूह, 3 में दे रहा 1 3 4 यानी आस पड़ोस, स्कूल और समकक्षीय, और 4 में दे रहा कि 1 2 3 4 यानी आस पड़ोस भी हमको ज्ञान रहने के कौशल मूल्य सिखाते हैं, धर्म भी सिखाता है, स्कूल भी सिखाता है, समकक्षीय समूह भी सिखाता है। तो ये चौथा ही होगा कि चारों जो है हमको क्या करते हैं कि समाज के बारे में जो ज्ञान रहने के कौशल मूल्य रीति रिवाज है ये हमको क्या करते हैं, सिखाते हैं। क्वेश्चन आसान है, कहीं कहीं पे आएगा तो उसमें हम थोड़ा सा टाइम ले लेंगे, ठीक है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन किन 2 मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है? आपने पढ़ा होगा जीन पियाजे के बारे में कि जीन पियाजे ने कहा कि जो अनुकूलन होता है वो है कि पूर्व अनुमान से नए अनुमान को पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, और पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया जो है उसी को अनुकूलन कहते हैं, एडजस्टमेंट कहते हैं, है ना। तो ये कह रहे हैं कि फिर आप जानते हैं कि जो अनुकूलन है उनको 2 हिस्सों में, 2 प्रक्रियाओं में उन्होंने बांटा है, समाहित किया है, बांटा है, शामिल किया है। एक का नाम उन्होंने दिया था एसिमिलेशन, है ना, दूसरा का नाम दिया था एकोमोडेशन। एसिमिलेशन जिसको हम कहते हैं समावेशन, है ना, या आत्मसात्करण कहते हैं, और दूसरा उन्होंने कहा था एकोमोडेशन जिसको उन्होंने कहा था समायोजन। तो एसिमिलेशन का मतलब हुआ, समावेशन का मतलब हुआ कि नए ज्ञान, पुराने ज्ञान से नए ज्ञान को हूबहू जोड़ देना। जैसे पिछले सेशन में हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि एक बच्ची ने घोड़े को देख के कहा कि ये बड़ा कुत्ता है। दूसरा ये होता है कि हम पूर्व ज्ञान में कुछ बदलाव करके, कुछ तब्दीली करके नए ज्ञान को सीखते हैं, उसको कहते हैं समायोजन, एकोमोडेशन। तो यहाँ पे कह रहे हैं 2 कौन है, तो पहला है कि समायोजन व समावेशन, दूसरा है संतुलीकरण एवं संगठन, तीसरा है समायोजन एवं संतुलीकरण, और चौथा समावेशन एवं संगठन। देखिए कितना समायोजन समावेशन दोनों है लेकिन अलग अलग के साथ है, तो दोनों एक साथ कहाँ पे है, तो दोनों एक साथ जो है 1 नंबर में है ना, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, जहाँ भारी रहेगा वहाँ पे हम आपको टाइम लेंगे, जहाँ पे आसान है वहाँ पे टाइम लेने से कोई खास फ़ायदा नहीं होता है। जो चीज़ें हम जान रहे हैं उसमें टाइम देने से मुझे तो नहीं लगता है कि कोई ख़ास फ़ायदा है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस कर रहे हैं? ये बता रहे हैं कि आप जानते हैं कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 स्तर बताए हैं, संवेदी चालक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक। तो यहाँ पूछ रहा है कि जो गुणात्मक आधार पे वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाता है, कुछ बच्चा ऐसा है कि जो गुणात्मक आधार पे, गुण के आधार पे, लंबाई के आधार पे, चौड़ाई के आधार पे या भार के आधार पे वो चीज़ों को क्या कर रहा, व्यवस्थित कर पा रहा, अलग अलग। मान लो कई चीज़ें आप रख देते हैं, देखते हैं ना बच्चों को कि आप बहुत सारी किताबें हैं, छोटी बड़ी बहुत सारी किताबें, कोई मोटी है, कोई पतली है, कोई जो है लंबी है, कोई बहुत सारी किताबें। बच्चा क्या कर रहा है कि उसको व्यवस्थित कर रहा है कि जो सबसे बड़ी किताब है उसको नीचे रख रहा है, जो उससे छोटी है उसको ऊपर इस तरह व्यवस्थित कर रहा है। लेकिन ये तो कर पा रहा है ना, जो गुणात्मक आधार है जिसके बारे में उसको में इल्म है, जिसको पहचान पा रहा उसको तो कर रहा। लेकिन जो अमूर्त चीज़ें हैं, जैसे मेरा जो सोल होता है, रूह होता है ना, जो हवा होती है, वायु, जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, तो अमूर्त चीज़ों के बारे में वो नहीं समझ पा रहा, मूर्त चीज़ों को तो कर पा रहा लेकिन अमूर्त चीज़ों के बारे में नहीं पा रहा। तो हम उसको जीन पियाजे के किस स्तर पर रखेंगे? तो आप एकदम बिल्कुल आसान, अगर आप देखें तो अमूर्त को नहीं समझ पा रहा, तो इसका मतलब है कि अमूर्त से पहले जितनी चीज़ें हैं उसको कर पा रहा, तो इसका मतलब अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बिल्कुल आसान है कि वो अमूर्त को नहीं कर पा रहा, इसका मतलब बाकी को कर पा रहा। तो ये आसान है, बिल्कुल आसान है। अगर थोड़ा सा आप ध्यान लगा देंगे कि भाई वो तो पहले की चीज़ें तो कर रहा है ना, सिर्फ वो किसको नहीं कर रहा है, अमूर्त को। तो ये हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक स्तर पर हो जाएगा। समझे कितना आसान था। आगे देखिए, लेवाइगोस्की के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगत वाक बच्चों को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है, कि बच्चों को विनियमित कंट्रोल,
विनियमित का मतलब कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, है ना। बच्चों की सोच में रुकावट पैदा करता है, बच्चे की आत्म केंद्रितता दर्शाता है कि बच्चे खुद पे डिपेंड हैं, बच्चों को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर घटता जाता है। ये कह रहे हैं कि जो व्यक्तिगत वाक है ना, व्यक्तिगत क्या है, वाक है, ये जो है क्या प्राइवेट स्पीच जिसको कहते हैं, कि जो व्यक्तिगत वाक है ये जो बच्चों को हम अलग अलग करने के लिए देंगे तो इससे क्या होगा, इससे क्या फ़ायदा होगा, तो इससे ये फ़ायदा होगा कि बच्चों को अपनी सोच विनियमित करने में मदद मिलेगी कि वो अपने जो उसकी सोच है उसको वो कैसे रेगुलेट कर रहा है, कैसे पेश कर रहा है, इस चीज़ को जानने में उसको क्या होगी, आसानी होगी, ये चीज़ होगा उसका रेगुलेट करने में। अगला देखिए, लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार पूछ रहे हैं, है ना, तो ध्यान रखना लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं। लेव वाइगोस्की ये कहते हैं कि सामाजिक तामुल, समाज की मदद से, उसको ध्यान में रखना है। उपयुक्त इनाम देकर, मुनासिब इनाम बच्चे को दे दिए, सख्त सज़ा देकर उसको डांट टप्पड़ दिए, सज़ा दे दिए, मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके, चौथा है उन्हें ब्लैक बोर्ड से सारे उत्तर नकल करवा कर, कि ब्लैक बोर्ड पे सारे नकल, तो क्या होगा इसका चौथा, तीसरा होगा कि मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके हम क्या करेंगे, उसको इशारे में, है ना, उससे मदद, उसकी सहायता करेंगे और बच्चा उसको क्या करेगा, सीख लेगा। चलिए आगे चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन। आसान है तो टाइम क्यों लगाएंगे, जब आसान है तो टाइम क्यों लगाएंगे। देखिए, पूजा अपनी दोस्त को कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी, है ना। नैतिक विकास के सिद्धांत से संबंधित है कि वो ये कह रही है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें जो कक्षा के नियम है उसका पालन करना चाहिए, नहीं तो क्या होगी कि जो मैम है, जो शिक्षिका है, वो हमें खेलने नहीं देगी, खेलने की अनुमति नहीं देगी। पूजा लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है, तो आप जान रहे थे कि 3 चरण था ना, पूर्व प्रथा, है ना, प्रथागत चरण और उत्तर प्रथा, है ना। तो यहाँ पे फिर मैंने बताया था पिछली क्लास में कि उसके हर जो चरण है उसमें 2-2 चरण है, उपचरण है ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ये कौन सा होगा। आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, आधिकारिकता एवं सामाजिक कर्म व्यवस्था अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। देखिए, हम ये चारों को समझाना शुरू करें तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए हम डायरेक्ट आंसर की तरफ आते हैं कि इसका जो होगा वो आप देखने से भी लग रहा है, वो कह रही है कि मुझे खेलने की अनुमति नहीं देगी, तो इसका मतलब है कि वो आज्ञा पालन कर रही है ताकि उसे दंड न मिले, जो खेल है उससे उसको रोका ना जाए। ऐसा तो नहीं है कि दंड की सूरत में उसको खेल से रोक दिया जाए। तो इसका ऑप्शन जो है दोस्तों 1 होगा। इसको समझाने में टाइम लगेगा, है ना, और आप लोग उतना टाइम दीजिएगा नहीं, हमको मालूम है। चलिए आगे चलते हैं। होवार्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ना। गार्डनर ने बुद्धि के सिद्धांत दिए, तो उसमें से आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, कभी पूछता सही है, कभी पूछता सही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, नहीं और है पे ध्यान नहीं देके क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं और रिजल्ट हमारा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से रुक जाता है। क्या कह रहा है, बुद्धिमत्ता एक अस्थिर तथा अस्थायी विशिष्टता है। अच्छा, अगर आपको मालूम है कि होवार्ड गार्डनर ने जो सिद्धांत दिया था बुद्धि का, उसको क्या किस नाम से जानते हैं, तो आप फौरन बता देंगे। बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित किया जा सकता है। अच्छा, बुद्धिमत्ता किसी एक सामान्य खंड से हावी नहीं होती, अपितु कई प्रकार की होती है। अगला है, बुद्धिमत्ता को एकाकी आयाम में सहबद्ध नहीं किया जा सकता। तो आप डायरेक्ट जानते हैं कि उनका कहना यह था, वो बहुबुद्धि सिद्धांत दिए थे। गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत, बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत जो दिया था, उन्होंने कहा था कि तमाम बुद्धि के जितने भी प्रकार हैं उन्होंने बताए हैं, वो कहें कि सब अलग है, एक दूसरे से जुड़ा नहीं है। इससे पहले हमने जितना भी पढ़ा था उसमें जो है कहा कि एक कारक, द्विकारक, त्रिकारक, है ना, त्रिआयामी, तो वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ। लेकिन ये कहते हैं कि सब एक दूसरे से अलग है। बुद्धि के जितने भी जो प्रकार हैं उन्होंने बताया तो उसको उन्होंने क्या कहा कि सब एक दूसरे से क्या है, अलग हैं। तो इसका ऑप्शन जो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, वो 1 होगा कि बुद्धिमत्ता एक अस्थिर तथा अस्थायी विशिष्टता है। ये तो नहीं माना, ये विशिष्टता की बात यहाँ क्या कर रहे हैं, ये तो विशिष्टता की बात करते नहीं, ये विशिष्टता की बात करते हैं नहीं करते हैं। ये कहते हैं कि जो बुद्धि है वो क्या है,
वो क्या है, एक अस्थिर तथा अस्थाई विशिष्टता नहीं है। ये तो बहुबुद्धि की बात करते हैं, तो ये वाला ऑप्शन जो है सही है। तो इसका मतलब ये कथन गलत है, ये कथन क्या है, गलत है। आगे देखिए, एक बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती है, शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होती है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं। विद्यार्थी की सक्रिय भूमिका होती है तथा शिक्षिका निष्क्रिय होती है। चौथा है, शिक्षिका व विद्यार्थी दोनों की सक्रिय भूमिका। जानते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है, शिक्षक केंद्रित में तो होता है कि शिक्षक क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं, और बच्चा बिल्कुल सुन रहा है, सर की बात को, मैम की बात को सुन रहा है। लेकिन बाल केंद्रित में क्या होता है कि विद्यार्थी और शिक्षक दोनों सक्रिय होंगे। विद्यार्थी क्या करेंगे, फैसिलिटेटर वाला काम करेंगे, तो उसको सक्रिय रहना पड़ेगा कि बच्चे कहाँ पे गलती कर रहे हैं। कहीं पैसिव रहेंगे तो फिर नहीं होगा, उनको सरगर्म रहना पड़ेगा, बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा कि बच्चे की समस्याएं क्या हैं, ताकि उसको आसानी से वो हल कर पाएँ। तो ये क्या होगा, चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा कि शिक्षिका वो विद्यार्थी दोनों की सक्रिय भूमिका होती है, दोनों को एक्टिव मूड में रहना पड़ता है, पैसिव मूड में नहीं रहेंगे या एयर मूड में नहीं रहेंगे, है ना, उनको क्या रहना है, एक्टिव मूड में रहना है। अगला देखिए, कक्षाओं में 11 नंबर, कक्षाओं में लड़के गणित व विज्ञान में लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। ये क्या है कि ये कथन है और उसका तर्क दिया गया है। आपको इस तरह के क्वेश्चन सीटेट आप पूछने लगा है, हालांकि नेट वगैरह में पहले पूछा जाता था, अब सीटेट वगैरह भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में इसको अच्छे से पढ़ के अगर हम बनाएं तो गलती नहीं होती है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं, थोड़ा सा मसला हो जाता है। चलिए, कक्षाओं में लड़के गणित व विज्ञान में लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं, एक अवधारणा है ना, वैज्ञानिकता से वैज्ञानिक तौर पे इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। अगला है तर्क, उसका क्या है, लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क व वैज्ञानिक क्षमताएं सहज रूप से मौजूद होती है, इसीलिए ये क्या होते हैं कि लड़के जो होते हैं गणित या विज्ञान में क्या होते हैं, लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इसको देखिए, इसको समझने का आसान तरीका है कि पहले आप रीजन को देखिए क्या बता रहा, कि लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क व वैज्ञानिक क्षमताएं सहज रूप से मौजूद होती हैं, इसीलिए आप जोड़ दीजिए अपने तौर पे, और उसको फिर उसके बाद कथन को पढ़िए, इसीलिए कक्षा में लड़के गणित व विज्ञान में लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। ऐसा तो नहीं है, वैज्ञानिक क्षमताएं। अच्छा, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है भाई, दोनों गलत है, ये दोनों बात गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि लड़के जो है लड़कियां जो लड़के जो है लड़कियों से जो है बेहतर क्या करते हैं, गणित और विज्ञान में ज़्यादा प्रदर्शन करते हैं। कोई भी कर सकता है, जो ध्यान देगा वो भी कर सकता है, आप ध्यान दीजिएगा, आप कीजिएगा। अगला देखिए, 12 नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है, पाठ्यचर्या का लचीलापन हो, पाठ्यचर्या लचीलापन हो, इस पर जोर देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है बहुत पूछा जाएगा, इससे क्वेश्चन आएगा। पाठ्यचर्या का मानकीकरण, कि वो स्टैंडर्डाइज पाठ्यचर्या हो, उसके बाद यानी वो जो ऊपर से बन के आया है उसी को फॉलो कर लेना, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना हो। पाठ्य पुस्तकों का गैर संदर्भीकरण, कि जो पाठ्य पुस्तकें हैं जो आपके आते हैं उसमें कोई संदर्भ न हो, रेफरेंस न हो। पाठ्य पुस्तकों का रट कर याद करना, या ऐसा हो कि उसमें क्या कर रहा है कि आपको कक्षा में रट के याद कर लेना, ऐसा है। पाठ्यचर्या की लचीलापन की बात जो है NCA या NPE 2020 ने की है। चलिए आगे देखते हैं, मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए। जब हम मूल्यांकन करते हैं तो हमारा फोकस जो है, हमारा ध्यान जो है वो किस पे होना चाहिए। अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता, इसका चित्रण करना, कि अधिगमकर्ता कौन सा कार्य नहीं कर रहा है, जो लर्नर है उसका हम क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे। कक्षा के दूसरे बच्चों की तुलना में अधिगमकर्ता के प्रदर्शन का स्पष्टीकरण करना कि या वो तुलना करना शुरू कर दें। मानक वर्ग में बच्चों की लेबलिंग करना मानक वर्ग में, यानी जो अच्छा कर रहा है उसको 1 नंबर दे दिए, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर ऐसा लेबल कर दिए। अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना, बिल्कुल सही बात है। मूल्यांकन तो हम इसीलिए कर रहे हैं कि अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है, इसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरी पढ़ाने की रणनीति सही है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे उसको ये कर देंगे। तो ये चौथा वाला जो है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सामाजिक रचनावादी कक्ष
जिसमें बच्चे की व्यक्तिगत ज़रूरतों का ध्यान रखा जाता है की व्याख्या करता है। आप जानते हैं कि सामाजिक रचनावादी कक्षा उस कक्षा को कहते हैं जिसमें कोऑपरेटिव लर्निंग हो, कोलैबोरेटिव लर्निंग हो, जिसमें बच्चे एक दूसरे से सीखते हों। तो इसके बारे में बता रहा है कि इसमें क्या जो है, ऐसी जो कक्षा किसको कहेंगे जो बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करता है। बैठने की तय व्यवस्था हो, अच्छा फिक्स है कि आपको कहाँ बैठना है। शिक्षकों का केवल निर्देश देना, व बच्चों से पूर्ण आज्ञा पालन की अपेक्षा करना, उम्मीद करना। अपेक्षा का मतलब था उम्मीद, उपेक्षा का मतलब नज़रअंदाज करना, इग्नोर करना। ये करे कि केवल शिक्षक क्या करे, निर्देश दे, डायरेक्शन दे और बच्चे से उम्मीद करे कि बच्चे करेंगे ही। तीसरा है बच्चों द्वारा तथ्यों का स्मरण करना, कि बच्चे क्या करें, जो तथ्य हैं, फैक्ट हैं, कंटेंट हैं, उसको याद कर लें, स्मरण कर लें, रट लें। बच्चों का आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना, या ये करेंगे, क्या करेंगे, तो ये चौथा ही करेंगे कि बच्चे क्या करेंगे, आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करेंगे। चूँकि हमको क्या कर रहा है, सामाजिक रचनावादी कक्षा की बात कर रहा है, तो सामाजिक रचनावादी कक्षा तो ऐसी ही होगी। उसके बाद देखिए आगे 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कक्षा में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का सही उदाहरण है। समालोचनात्मक सोच का मतलब हुआ क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने वाला कौन सा उदाहरण है। पहला है 325 और 486 को जमा करो, जोड़ दो, बड़ा आसान काम है। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था, रट लीजिए, बता दीजिएगा। श्वसन को परिभाषित कीजिए, जो सांस लेने की प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, परिभाषित कीजिए। चलिए या डेफिनेशन देख के याद करके बता देंगे। अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण करने के विभिन्न उपाय सोचिए। यहाँ पे क्या करेगा कि समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा मिलेगा। आप कह रहे हैं कि कारण क्या है, इसका विश्लेषण कीजिए, इसकी जांच पड़ताल कीजिए और उसको कैसे हम उसके उपचार कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, इसके लिए क्या करिए, उपाय कीजिए। तो इसमें बच्चा को ज़्यादा मेहनत लगेगा, ज़्यादा काम करना पड़ेगा और इसमें उसकी सोच क्या होगी, ज़्यादा विकसित होगी। तो ये उसका हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, चौथा नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला 16 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा विद्यालयों में समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है। कि विद्यालय में जो है जो समावेशन होगा, इंक्लूजन होगा, है ना, शुमूलियाती होगी, शुमूल होगा। तो निम्न में से कौन सा विद्यालयों में समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है। विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा देना, है ना, क्या करना, विभेदी आकलन को, विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा दिया जाता है, ताकि आप क्या करते हैं कि विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पता लगाने के लिए आप अलग अलग बच्चों का क्या करते हैं, आकलन करते हैं, ताकि बच्चों की ज़रूरतों का पता चले। दूसरा, विभिन्नता और विविध परिप्रेक्ष्यों को हतोत्साहित किया जाता है, यानी आप विभिन्नता का ध्यान नहीं रखते हैं और नो कॉन्टेक्स्ट का ध्यान रखते हैं। आप क्या कर सकते हैं, ऐसे ही जैसे चल रहा है उसे चलने देते हैं, हतोत्साहित करते हैं, उसको नज़रअंदाज करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। तीसरा, विद्यालय में कुछ विद्यार्थी ही अभिवादित और समाहित महसूस करते हैं। चौथा है, विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं के आधार पर अस्थायी समूह में बांटा जाता है। कि हम क्या करते हैं, जैसे जिस योग्यता के जो बच्चे हैं उसके हिसाब से उसको हम समूह में बांट दिए, तो ये करेंगे। तो क्या कर देंगे, विद्यालय में समावेशन की संस्कृति को दर्शाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा देते हैं, कि अलग अलग आकलन करते हैं ताकि बच्चों की जो है कमज़ोरियों का और उसका मजबूत पक्ष है उसके बारे में आपको जानकारी हो। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। कि आपकी जो कक्षा है वो सांस्कृतिक रूप से क्या विविध है, उसमें विभिन्नताएं हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, किस चीज़ से बचना चाहिए। चर्चा में विविध संस्कृतियों के उदाहरण देना। तो आप क्या कर रहे हैं कि कक्षा में क्या कर रहे हैं, जो विविध संस्कृतियाँ, अलग अलग संस्कृति के बच्चे हैं, कल्चर के बच्चे हैं आपके, उसके बारे में उदाहरण दे रहे हैं। प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना। कि जो उन तमाम संस्कृतियों में जो प्रभावी है, बेहतर है, उसी के अनुसार क्या करते हैं, उपयुक्त पाठ्यक्रम और शैली विकसित कर रहे, शिक्षण शैली विकसित करना है। तीसरा है, शिक्षार्थियों को अपनी संस्कृति की अनूठी विशेषताओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना। या आप ये कहेंगे बच्चों को कि जो तुम्हारी संस्कृति है
उसको क्या करें, प्रोत्साहित करें, ये काम करेंगे। और चौथा है कि विद्यार्थियों के बीच सम्मान और स्वीकृति की संस्कृति को बढ़ावा देना। तो यहाँ क्या करा, आपसे बचना चाहिए तो बचने के लिए आपको क्या है कि प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली का विकसित करना, या ऐसा नहीं करना होगा। तो फिर आप ऐसा अगर करेंगे तो बाकी जो संस्कृति के बच्चे हैं वो क्या हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे कि हाँ उसके संस्कृति को आप ऐसा फॉलो कर रहे हैं, हमारे को कहाँ कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थियों की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है। अभी आपको बताया गया कि बच्चों को पढ़ने और समझने की क्षमता में जो दुश्वारी होती है उसको क्या कहते हैं, गुणज वैकल्य। गुणज वैकल्य मतलब रियाजी, हिसाब, गणित में दुश्वारी। लेखन वैकल्य जिसका मतलब है कि लिखने में दुश्वारी, कठिनाई हो रही है, जिसको हम जो है डिस्ग्राफिया कहते हैं, डिस्कलकुलिया कहते हैं गुणज वैकल्य को, और डिस्ग्राफिया कहते हैं लेखन वैकल्य को। वाचन वैकल्य जिसको हम कहते हैं डिसलेक्सिया, और गति समन्वय वैकल्य, है ना। तो क्या होगा, अभी फौरन बताया गया कि इसका तीसरा जो है वो क्या होगा, हो जाएगा कि वाचन वैकल्य ये हुआ कि उसको क्या है, पढ़ने में कठिनाई हो रही है, पढ़ने में दुश्वारी हो रही है, उसको समझने में दुश्वारी हो रही है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किससे बचना महत्वपूर्ण है। कि जो गतिक यानी जो बच्चे क्या हैं आपके गतिक दिव्यांगता वाले बच्चे, गतिक दिव्यांगता वाले बच्चे हैं, तो उसको कक्षा में आप सफल समावेशन करें कि वो भी क्या करें आपकी कक्षा में सही तरह से शामिल हो सके। तो आपको किन चीज़ों से बचना चाहिए, किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए, ये नहीं पूछ रहा, तो किससे बचना चाहिए उसके बारे में पूछ रहा। ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशाला का आवंटन करना, यानी गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों को क्या करना, ऊपरी मंजिल पर कक्षाएं देना, पुस्तकालय देना, योगदान करना, ऐसा करेगा तो जाएगा दूसरे दिन। विद्यालय के सभी क्षेत्रों को रैंप और लिफ्टों से समतल करना, हर जगह ये संभव नहीं है कि हर जगह आप क्या करना, लिफ्ट लगाएं। तीसरा है विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अनुकूलन करना, कि जो विद्यार्थी हैं उसकी जो आवश्यकता है उसके अनुसार क्या करेंगे, आकलन करेंगे, या बैठने की व्यवस्था में उचित समायोजन करना, कि बच्चे के जो है बैठाएंगे बच्चों को, उसमें क्या करेंगे हम बच्चों के जो बच्चे जिस हिसाब से हैं उस हिसाब से हम उसको क्या करेंगे, जैसे हम कहते हैं ना छोटे बच्चों को आगे बैठा देते हैं, बड़े बच्चों को छोटे आगे पीछे बैठाते हैं। तो यहाँ आपको कहता बचना चाहिए, तो बचना चाहिए तो पहला वाला ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगों का आवंटन करना, ऐसे बच्चों के लिए क्या होगा, क्योंकि दूसरा भी हो सकता है लेकिन दूसरा इसलिए नहीं होगा कि ये तो हर जगह संभव नहीं है, तो पहला तो संभव है तो इसीलिए पहला हो जाएगा। चलिए 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थियों की पहचान संबंधी विशेषता नहीं। आप जानते हैं कि जो सृजनात्मक बालक होते हैं उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, यहाँ पे कह रहा है कि कौन उसकी विशेषता नहीं है। उच्च क्रम समस्या समाधान की, उसकी समस्या समाधान का जो क्रम होता है, लेवल होता है, बहुत ऊंचा होता है। अभिसारी सोच, कन्वर्जेंट थिंकिंग, यानी वो श्रेष्ठ का चुनाव करता है, नवाचारी प्रयोग और जिज्ञासा की प्रबल भावना। तो इसका क्या होगा, देखिए जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं उसके अंदर अपसारी सोच होता है, अपसारी चिंतन होता है, अभिसारी चिंतन उसके अंदर नहीं होता है। वो किसी श्रेष्ठ को नहीं लेते हैं, वो सबको लेके आगे बढ़ते हैं और उसमें से जो उसके लिए काम कर रहा था उसको ले लेते हैं। 21 नंबर, किसी विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक स्मरण रखने को सुसाध्य करने हेतु एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए। आप ये चाह रहे हैं कि जो कोई विषय है उसको आप कैसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं, ऐसा करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए ये नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है कि किससे बचना चाहिए। किसी विषय वस्तु को, किसी विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक स्मरण रखने को सुसाध्य करने हेतु, आसान करने हेतु एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए। कौन सा रणनीति उसको नहीं अपनाना चाहिए, कौन सा रणनीति नहीं अपनाना चाहिए। स्मृति सहायक विधियां लागू करना, यानी जो स्मृति को बढ़ावा दे ऐसी विधियां लागू करना। संगठनात्मक चार्ट बनाना, ऐसे कुछ चार्ट बनाना जिससे उसमें सहयोग मिले। और संबंध शब्द प्रस्तुत करना, जो उस टॉपिक से संबंधित शब्द नहीं है उसका प्रस्तुत करना।
मानसिक चित्र का उपयोग करना, है ना, मानसिक चित्र बनाना बच्चों का। तो क्या करेंगे, आपको बचना है, ऐसी रणनीति नहीं बचाना है। तो स्मृति सहायक विधियाँ तो लागू करना चाहिए आपको। इससे क्या होगा कि उसकी स्मृति शक्ति बढ़ेगी। संगठनात्मक चार्ट भी बनाएंगे तो बच्चे चार्ट के जरिए समझ आएंगे। मानसिक मानचित्र का उपयोग करेंगे तो भी बच्चों को जल्दी चित्रों के जरिए से जल्दी समझ में आता है। तो असंबद्ध शब्द प्रस्तुत करना, इससे आपको बचना चाहिए। जब उससे संबंधित आप जो शब्द नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर उसके लिए वो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। अगला है 22 नंबर कि जब सीखी जाने वाली सामग्री खाली जगह हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। क्या हो, जटिल और व्यापक हो। जब सीखी जाने वाली सामग्री जटिल और व्यापक हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। मौजूदा ज्ञान से जुड़ी हो, जो बच्चे को ज्ञान उससे जुड़ी है तो ज़्यादा सीखते हैं। अव्यवस्थित और संगठित हो, यानी जब वो जो व्यवस्थित ना हो, जो संगठित ना हो, तब उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से भिन्न हो, जो उसके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से अलग है, उसके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार नहीं है, तो क्या होगा, तो इसका क्या होगा, जो मौजूदा ज्ञान से जुड़ा हुआ हो, जो क्या हो, जो सीखे जाने वाली सामग्री है वो मौजूदा ज्ञान से जुड़ा हो, तो बच्चे क्या करेंगे, ज़्यादा सीखेंगे। क्या करेंगे, ज़्यादा सीखेंगे। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देता है। कि जो बच्चे शैक्षिक उपलब्धियों में विफल होते हैं उसमें कौन योगदान देता है। ये नहीं पूछ रहा है कि कौन योगदान नहीं देता है, या यहाँ पूछ रहा है कौन योगदान देता है। अनुभवात्मक शिक्षा, जो उसके अनुभव पर आधारित शिक्षा हो वो देता है, उसके विफल होने का कारण होता है। गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, या वो पाठ्यक्रम जो उससे संबंधित नहीं था जिसको आपने पढ़ाया है ना, ऐसा है। उसके बाद है समावेशी दर्शन, है ना, इंक्लूसिव जो है फिलोसफी, है ना, इनको शिक्षा केंद्र शिक्षा शास्त्र, शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र ये है। तो क्या है, विफलता का कारण जो होता है वो होता है गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम। जो पाठ्यक्रम उससे संबंधित नहीं है, आप क्या कर रहे हैं, उसको उससे संबंधित करके पढ़ा रहे हैं, तो वो क्या होगा, विफल ही होगा बच्चा। अगला है 24 नंबर, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री के निष्क्रिय प्राप्त करता है। कि जो बच्चे हैं वो क्या हैं कि शिक्षक द्वारा जो भी सामग्री दी जाती है वो बच्चे क्या उसको प्राप्त करने के निष्क्रिय प्राप्त, कुछ एक्टिव नहीं होते हैं। बच्चे में अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं होती है, यानी उसको कंट्रोल रेगुलेट करने की बच्चे में क्षमता नहीं होती, ये कहा है एनसीएफ ने। या बच्चे रटने के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं, या ये कहा है कि बच्चे जो रट के ज़्यादा सीखते हैं। बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, कि एक्टिव रोल अदा करते हैं बच्चे ज्ञान के निर्माण में, ज्ञान के कंस्ट्रक्शन में। तो ये वाला ऑप्शन उन्होंने कहा है एनसीएफ ने कि बच्चे ज्ञान के निर्माण में क्या करते हैं, सक्रिय भूमिका निभाते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, एक संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए। यानी एक कॉन्सेप्ट को आप पढ़ा रहे हैं तो उस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के दौरान आपको किस के प्रयोग से बचना चाहिए। उस संप्रत्यय से संबंधित उदाहरण, उस संप्रत्यय से संबंधित उदाहरण, इससे बचना चाहिए। उस संप्रत्यय के लिए असतत उदाहरण, जो उस संप्रत्यय से संबंधित नहीं है उसका उदाहरण। संप्रत्यय संबंधी गैर उदाहरण, यानी उस संप्रत्यय से हम उदाहरण देंगे ही, साथ साथ उससे संबंधित और भी उदाहरण देंगे। मान लीजिए कि हम बच्चे को किसी चीज़ को पढ़ा रहे क्लास में, तो और उससे जो उसकी ज़िंदगी से संबंधित और जो मिसालें हैं उसको देंगे ताकि बच्चे जल्दी सीख जाएं, समझ जाएं। उनकी संस्कृति में प्रचलित उदाहरण या उद्रूप अद्रूप। तो क्या करेंगे हम, तो हम किससे बचना चाहिए हमें, तो हमें बचना चाहिए कि उस संप्रत्यय के लिए असतत उदाहरण, गैर उदाहरण से हमने नहीं बचना चाहिए। असतत, जो उससे संबंधित ही नहीं है, जिससे उसका कोई तालमेल ही नहीं है, ऐसे उदाहरणों से हमको क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। इसका 2 नंबर ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 26 नंबर, स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाती है। कि आप स्वयं के बारे में जानते हैं, है ना, ये स्वयं के बारे में आप जागरूक हैं, तो ये इसको क्या कहते हैं, अधिसंज्ञान, भ्रांति, स्मृति सहायक विधि, अभिप्रेरणा।
तो स्वयं के बारे में जो ज्ञान होता है हम उसको क्या कहते हैं, मेटाकॉग्निशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मेटाकॉग्निशन कहते हैं, अधिसंज्ञान कहते हैं। ये सब आप पढ़ें। कठिनाई की पहचान, लक्ष्य निर्धारण, संभावित समाधान और परिणामों की खोज, तदनुसार कार्य करना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्न में से किस प्रक्रिया में शामिल महत्वपूर्ण चरण है। ये सब चरण है, कठिनाई की पहचान करना, लक्ष्य निर्धारण करना, संभावित समाधान खोजना और परिणामों की खोज करना, तदनुसार कार्य करना, परिणामों का मूल्यांकन करना, ये सब चरण है। आपको सिर्फ इतना बताना है कि ये किसका चरण है, आरोपण का यानी एट्रीब्यूशन का, नकल का इमिटेशन का, समस्या समाधान का प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेथड है, निष्क्रिय समाधान का पैसिव अटेंशन का किसका है। तो आप जानते हैं कि ये सब क्या है, समस्या समाधान के स्टेप्स हैं, है ना, समस्या समाधान के क्या हैं, स्टेप्स हैं। अगला 28 नंबर देखते हैं। फिर वही क्वेश्चन आ गया जो इससे पहले आया था, है ना, तर्क और अभिकथन। यहाँ क्या आप कह रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना सार्थक है। यानी जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आप क्या करते हैं, भ्रांतियों की खोज करते हैं और उस पर चर्चा करते हैं, तो ये क्या होता है, आपके लिए सार्थक होता है। क्या होता है, सार्थक होता है। ये विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है और गहन जांच का नेतृत्व करने में सहायक होता है। गहन जांच का नेतृत्व करने में क्या होता है, सहायक होता है। ये कहना चाह रहे हैं कि ये विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है और गहन जांच के नेतृत्व करने में सहायक होता है, क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांति की खोज की चर्चा करना सार्थक है ना। ये बात सही है कि जब हम क्या करेंगे, कक्षा के अंदर जो उसके विवादास्पद जो टॉपिक्स हैं, उस पर विषय है, उस पर बात करेंगे, तो उसकी क्या होगी, समालोचनात्मक चिंतन जो है, क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो क्या होगी, बच्चे की बढ़ेगी, डेवलप करेगी, है ना। तो ये क्या होगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 3 है ए सही और आर गलत है। 4 है ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका दोस्तों जो पहला वाला ऑप्शन है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ये बात बिल्कुल सही है, ये सही है। आगे देखिए 29 नंबर, खाली जगह, विद्यार्थियों को बोरियत महसूस होने की संभावना किससे, गतिविधि को महत्व न दिए जाने पर। जब गतिविधि को महत्व नहीं देंगे, काम को महत्व नहीं देंगे, तो विद्यार्थियों को बोरियत होने की संभावना है। अगला, गतिविधि को महत्व दिए जाने पर। अगला, उन्हें सफलता मिलने पर, उनकी सफलता की अपेक्षा होने पर। किस पे बच्चे की बोरियत मालूम होगी, जब गतिविधि को महत्व न दिए जाने पर, नहीं दिया जाएगा गतिविधि को, तो विद्यार्थियों को क्या होगा, बोरियत महसूस होगा, है ना। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए कि बच्चों की जो गतिविधि है उसको महत्व देना चाहिए। और आखिरी हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने का अनुचित तरीका है ना। आपको ये बताना है कि जो प्रतिपुष्टि होती है, जिसको हम फीडबैक कहते हैं, तो इसको फीडबैक को प्रस्तुत करने का क्या कहते हैं, एप्रोप्राइट तरीका नहीं है, यानी मुनासिब तरीका नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में, मोटिवेशन के रूप में उपयोग करने का अच्छा तरीका नहीं है। इसमें है विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, आगे गतिविधि की प्रक्रिया पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, तीसरा है विद्यार्थी के काम से संबंधित वर्णनात्मक शैली में प्रतिपुष्टि देना, और चौथा है अन्य विद्यार्थियों के साथ तुलना किए बिना प्रतिपुष्टि देना। तो अनुचित तरीका क्या है, अनुचित तरीका क्या है, जो बेहतर तरीका नहीं है, तो वो होगा अन्य विद्यार्थियों के साथ तुलना किए बिना प्रतिपुष्टि। तुलना तो नहीं करना है, विद्यार्थियों के काम से संबंधित वर्णनात्मक शैली में प्रतिपुष्टि देना, वर्णनात्मक शैली में प्रति देना, ऑब्जेक्ट वस्तुनिष्ठ तरीके से नहीं देना है। दूसरा, गतिविधि की प्रक्रिया पर केंद्रित, जो गतिविधि है उसके आधार पर हमको प्रतिपुष्टि देना है। तो पहला नंबर जो है विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, ये नहीं होगा। उसकी क्षमता के अनुसार आप प्रतिपुष्टि क्यों देंगे, जो गतिविधि की प्रक्रिया पर है, जो गतिविधि आप कर रहे हैं उस पर न प्रतिपुष्टि देंगे। मान लीजिए कि कोई गतिविधि, आप कोई काम स्कूल में कक्षा में कराए हैं, तो उस कार्य में बच्चे की क्या जो है
महारत है या उसमें क्या वो उसकी हुसूलियाबी, उस पर ना आप प्रतिपुष्टि देंगे, उस पर ना फीडबैक देंगे कि नहीं वो बहुत माहिर है, बहुत अच्छा है, तो उस पर प्रतिपुष्टि देंगे, नहीं देंगे। जो उसकी गतिविधि उस पर देंगे। तो ये जो पहला है वो अनुचित तरीका वो है कि आप उसकी क्षमता पे क्या करते हैं, प्रतिपुष्टि दे रहे हैं, आपको उसकी क्षमता पे नहीं देना है। तो दोस्तों ये सेशन यहीं पे ख़त्म हुआ। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जो है आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए। इसी तरह हर दिन